अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे मेरे बेटा केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। केमिस्ट्री के हवाले से आपको तो पता ही होगा, केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। मेरी शक्ल देखते होंगे तो केमिस्ट्री याद ही आ जाती होगी। तो बहरहाल मेरे प्यारे बच्चे, शक्ल ना देखें तो आवाज़ सुन लें। तो आज जो बेटा हमने बात करनी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पर। चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, पिछले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था। तो आज प्यारे बच्चे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब सुनो, हमने यहाँ पे पहली बात जो मैंने आज करनी है तो जो से सुनना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन से हैं, उनके फार्मूलाज क्या हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसी है, क्लियर। फिर हर एक ऑक्साइड को देखेंगे तैयार कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं। ये हमारा आज का लेक्चर शुरू हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो 5 किस्म के ऑक्साइड्स हैं। नंबर 1, 5 किस्म के ऑक्साइड्स मौजूद हैं। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 5 ऑक्साइड्स हमने डिस्कस करने हैं मेरे बेटा, गौर से सुनते हैं। 5 ऑक्साइड्स हमने बयान करने हैं। कौन कौन से? अब नाम सुनते और आगे बात बढ़ाते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जिसको नाइट्रस एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जिसको नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है, नाइट्रिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। अब फार्मूलाज भी समझ आते गए होंगे जो मैं बोलता गया हूँ जैसे। अब मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुना, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को गौर से समझने की कोशिश करना है। बाकी आपके पास बने खड़े हैं, गौर से सुनना मेरी बात को। मैं जैसे N2O की समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। N2O है नाइट्रोजन्स के, आप सबको पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे बेटा। नाइट्रोजन्स के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता चल गया होगा आपको। वैलेंस शेल में 5। दूसरे नाइट्रोजन के भी कितने होंगे ऑटोमेटिकली मेरे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आप सबको पता होगा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो सुना मैं N2O की स्ट्रक्चर की बयान कर रहा हूँ। मैंने अलग एलिमेंट, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, दूसरे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 5 और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करना जो मैंने ऊपर बनाई हुई है, ताकि उसका आपको समझ आए ये कैसे बनाई हुई है। मेरे प्यारे बच्चे ये गौर से सुनो, ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन गया, ये वाला भी एक बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड तो इसके साथ हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स गौर से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इधर से यूं समझ लो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर से क्या करते हैं हम लोग कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन्स में उठाऊं, इसको इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना दूं, क्लियर। अब ये जो ही बॉन्ड बन गया, तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है ये लोन पेयर पूरे का पूरा बच गया। अब ये लोन पेयर पूरे का पूरा जो मौजूद है हमारे पास, ये लोन पेयर मेरे प्यारे बच्चे एज ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। अब जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन सुनना, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर। 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसके साथ शेयर हो जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका एक पूरा लोन पेयर एज ए नेगेटिव चार्ज के तौर पे रहेगा। इसने क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ किया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हमने यूं ज़ाहिर किया हुआ है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, और इधर भी लोन पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बॉन्ड आ गया एक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बता रहा था? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक ये लोन पेयर बन गया, लोन पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज, ये
ये बॉन्ड बन गया कोवेलेंट और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन लोन पेयर यूज़ करने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज, इधर 2 ऑक्सीजन, ये मेरे प्यारे बेटा N2O की स्ट्रक्चर बन रही है, N2O की, जो मैंने ऊपर आपको अपने लेक्चर में बताई है। क्लियर? अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जैसे इधर बन रहा है, यही पूरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ बन जाएगा तो ये वाली स्ट्रक्चर रेजोनेट करके ये बन जाएगी। इसी की दूसरी स्ट्रक्चर यूँ भी बना सकते हैं। यानी हमारे पास क्या क्या था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, ये 5 हो गए। क्लियर? दूसरा मेरे बेटा, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, ये मैंने 5 बना दिए। तीसरे बेटा ऑक्सीजन के पास आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। अब क्या होना चाहिए, ये बॉन्ड इसके साथ बन गया, ये इसके साथ, 3 बॉन्ड पूरे हो गए। जब ये लोन पेयर बचा है तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट को, जो ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इधर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मेरे बेटा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कोऑर्डिनेट बनाने की वजह से इस पर नेगेटिव। तो ये भी स्ट्रक्चर इसके साथ यूँ भी बनाई जा सकती है जो हमने इधर बनाई है। क्लियर? और इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को अब मैंने इधर ज़ाहिर कर दिया था, अगर गौर करो, ये पहली स्ट्रक्चर को। अब आप उधर वीडियो में आपके सामने आ गया कि कैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाई। दूसरी से बेटा NO है। NO में आप सबको पता है, अभी मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। क्लियर? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6। क्लियर? ये इसके साथ यूं बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड बन गया और ये इलेक्ट्रॉन एक बच गया, ये भी एक पेयर बच गया, ये लोन पेयर बच गया। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, NO की। इस तरह आप लोग NO की स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि कैसे ये बनाया गया। इसी तरह मेरे बेटा NO2 की स्ट्रक्चर, NO2 की स्ट्रक्चर की बात करूं, NO2 नाइट्रोजन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं मेरे बेटा, 2। अब गौर से सुनना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह आप लोग समझ सकते हैं, जो ही ये इलेक्ट्रॉन शो किया, ये कोवेलेंट एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बन गया। कन्फर्म? ये इसके साथ बॉन्ड बना, ये इसके साथ बॉन्ड, बल्कि यूं कह दो, गौर से सुनो, ये हमारे पास बॉन्ड तो बन गए, बल्कि ये जो लोन पेयर है ये यूँ इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे के वैसे रहते हैं। यानी ये क्या कहना चाह रहा हूँ, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन था, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, ये इलेक्ट्रॉन थे मेरे बेटा। गौर से सुनिएगा, ये इनके साथ बॉन्ड बना दो, ये भी बॉन्ड बना दो, ये वाला पूरा लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। जो ही कोऑर्डिनेट बनाओगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये मेरे प्यारे बेटा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, यही इधर से ये समझा रहा था, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के पास। अब मेरे बेटा ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, अब आपको समझ जाना चाहिए, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में कितने नाइट्रोजन है, 2। अब इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 पूरे होते हैं ना, ये जहाँ पे, अब गौर से सुनना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बेटा ये बॉन्ड, ये लोन पेयर पूरे का पूरा। अब सुनो, यहाँ नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ हो गए, 2 ये एज एक लोन पेयर मौजूद है, 2 2 4, और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन इसका इधर यूज़ हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर यूज़ हुआ, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये होगी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इस डाई नाइट्रोजन ट्राई की बात करोगे, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 मेरे बेटा। ये पूरे का पूरा लोन पेयर इस समझो डोनेट हो रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 2 4, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल, 5 पूरे हो गए। नाइट्रोजन के भी इसी तरह इधर 5 पूरे हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 5 ऐसे पूरे हुए हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट जिसको डोनेट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, डोनेट करने वाला पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे। दिस इज द डाई नाइट्रोजन
पेंटाऑक्साइड, दिस इज द डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूरे इलेक्ट्रॉन आपको शो करके दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होंगे। तो ये था मेरे बेटा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब उसमें से हम जो पहला ऑक्साइड डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कैसे तैयार कैसे करेंगे बेटा, कैसे प्रिपरेशंस होती है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड्स की। तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द मेटेलिक जिंक सॉलिड विद द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे जिंक मेटल्स को, तो वी विल गेट जिंक नाइट्रेट एंड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल। 5 वाटर मॉलिक्यूल when zinc metal react with the dilute nitric acid, we can get nitrate, dinitrogen oxide and water molecule. Number 2 beta, we can also get dinitrogen oxide by the thermal decomposition of ammonium nitrate. When ammonium nitrate is heated at 200 degree centigrade, that is कन्वर्टेड इनटू डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन इसका एक और मसला है, अगर हीटिंग कंट्रोल ना की गई, इट मे एक्सप्लूड डाइनाइट्रोजन बेटा अमोनियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, एक्सप्लूड हो जाएगा। अगर एक्सप्लूड तो एक्सप्लोजन हो सकती है। इससे बचने के लिए डायरेक्ट अमोनियम नाइट्रेट को हीट ना करो, फिर इसके मिक्सचर को हीट कर दो। कौन सा मिक्सचर मेरे बेटा, दैट इज द, मैं क्या कह रहा था, अमोनियम नाइट्रेट में एक्सप्लूड ऑन हीटिंग, तो ये तो बन जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए वी शुड हैव टू यूज मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट के मिक्सचर को हम लोग जब हीट करेंगे तो एक्सप्लोजन से बच सकते हैं, धमाके से बच सकते हैं। इस तरह की बात हम गौर कर सकते हैं। तो जो सुनते आइएगा, ये तो 2 मेथड थे प्रिपरेशंस के कि हम लोग जिंक को नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा के भी तैयार कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को भी हीट करके डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार कर सकते हैं। अगली बात है डाई नाइट्रोजन, बेटा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कलरलेस गैस होती है, फेंट हल्का प्लीजेंट स्मेल होती है बेटा, हल्की सी खुशगवार स्मेल होती है, स्वीट टेस्ट होती है, दिल को भाने वाली टेस्ट रखता है बेटा, फेयरली सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर, यानी ठंडे पानी में कम हल होती है। अगर इस फेयरली सॉल्युबल ठंडे पानी में भी बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाती है, अच्छी खासी हल हो जाती है। अगर इसको इनहेल किया जाए ऑक्सीजन के साथ फॉर लॉन्ग टाइम, ऑक्सीजन के साथ लॉन्ग टाइम तक हम इसको इनहेल करते रहें तो इट प्रोड्यूस हिस्टेरिकल लाफिंग क्रिएट करती है। तो जिसको हम इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ए लाफिंग गैस। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बोली, कलरलेस है, फेंट प्लीजेंट स्मेल है, स्वीट टेस्ट है, फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर है। अगर इनहेल किया जाए लॉन्ग टाइम तक तो इट कॉज लाफिंग। अगली बात रिएक्शंस में मेरे बेटा, इट इज़ नॉट कंबस्टिबल लाइक ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन बर्न नहीं होती, बर्न करने में हेल्प करती है, तो ये भी ऐसी है। इट इज़ नॉट कंबस्टिबल बट रिजेंबल ऑक्सीजन, यानी क्या है बेटा, मैंने बिल्कुल कहा कि ऑक्सीजन जैसी है कि सपोर्ट कंबस्टन बट इटसेल्फ इनकम्बस्टिबल। ये सपोर्ट कंबस्टन के वाले से है। रिकाइंडलिंग ऑफ ग्लोइंग सप्लीटर, भड़कते हुए शोले को तेज कर देती है, ग्लोइंग सप्लीटर को तेज कर देती है। इट सपोर्ट कंबस्टन एंड ऑक्सीडाइज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, मेटल को भी और नॉन मेटल को भी क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकती है, बर्न कर सकती है, बर्न करने में अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है। सल्फर को जब रिएक्ट करेंगे तो ये अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देगी, क्या बना देगी बेटा, बैलेंस करने के बाद पता चलेगा। प्रोडक्ट बना के ही फिर बैलेंस किए जाते हैं, याद रखिएगा। बैलेंस करने के वाले से टेंशन न लेना, सिर्फ प्रोडक्ट याद रखने हैं आप लोगों ने। रिएक्टेंट भी वो प्रोवाइड करेगा आपको एग्जाम के अंदर कि सल्फर का डाई नाइट्रोजन से रिएक्ट कराओ फास्फोरस का, तो रिएक्टेंट प्रोवाइड करेगा, सिर्फ आपको क्या बनाने होंगे, प्रोडक्ट इक्वेशन बैलेंस भी करनी होगी फिर। तो जब सल्फर को रिएक्ट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। फास्फोरस को रिएक्ट करेंगे तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या डेकाऑक्साइड, फास्फोरस डेकाऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन अपना इनको देती जाएगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। तो इन तमाम रिएक्शंस में इसने ऑक्सीजन दिया, और जो ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ने इनको ऑक्सीडाइज किया। इसी तरह मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है। जब आप रेड हॉट कॉपर को रिएक्ट करेंगे, पास करेंगे एसिटाइलिन गैस बेटा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में से, तो इट विल गेट
कॉपर गेट ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्टेड इनटू CO, एंड जब ये ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा तो ये नाइट्रोजन गैस। तो इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोवाइड ऑक्सीजन गैस। तो इन तमाम रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि ये ऑक्सीडाइज मेटल्स को एज वेल एज नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखती है। अब मेरे प्यारे बच्चे इसी तरह दूसरा ऑक्साइड भी इसी लेक्चर में देख लेते हैं, कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO की तैयारी कैसे होती है बेटा? जब मैं और आप मेटल कॉपर मेटल्स को किससे रिएक्ट कराएंगे? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से वी विल गेट कॉपर नाइट्रेट NO एंड वाटर, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तैयार हो जाता है। या फिर हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें, इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कर दें, इलेक्ट्रिक आर्क पास कर दें, तो दीज गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू NO, मीन दीज गैसेस कंबाइन विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, वी कैन गेट NO. NO is a colorless gas, heavier than air, sprangly soluble in the water. प्रॉपर्टीज क्या क्या हुई? कलरलेस गैस है, हैवियर देन एयर है और स्प्रेंगली सॉल्युबल इन द वाटर है। अगली बात रिएक्शंस की, मैं बार बार कह रहा हूँ रिएक्शंस में वो रिएक्टेंट आपको प्रोवाइड करेगा, आपको प्रोडक्ट बनाने होंगे। क्लियर? तो पहला रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो NO गेट ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्टेड इनटू NO2, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बना देता है। मेरे प्यारे बच्चे डिकम्पोज करोगे यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दोगे तो NO डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएगा, डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, चारकोल की मौजूदगी में रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बन जाएगा, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। इसी तरह अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बना देगा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके। अगली बात है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट की क्या है बेटा? इट यूज टू कन्फर्म नाइट्रेट इन द साल्ट, यानी क्या मतलब? एग्जामिनर मुझे और आपको साल्ट दे देता है और पूछता है बेटा ये बताओ इसमें नाइट्रेट है, यानी सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कोई भी कंपाउंड दे देता है और मेरे और आपसे पूछता है बेटा ये है कंपाउंड, आप बताओ इसमें नाइट्रेट है या नहीं है। उसके लिए मैं और आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? रिंग टेस्ट। तो रिंग टेस्ट इज यूज्ड टू कन्फर्म नाइट्रेट इन द गिवन साल्ट। Actually, NO react with freshly prepared FeSO4 and form addition compounds FeSO4 NO रेडिश ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब मैंने पूरा प्रोसीजर नहीं बताया, सिर्फ आपकी बुक को फॉलो किया है, तो आप लोगों ने बस इतना कहना है कि इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म additions compound of brown color with the freshly prepared FeSO4. If this brown color product is formed, it means given salt contains nitrate. अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनता तो इसका मतलब है कि गिवन साल्ट के अंदर नाइट्रेट मौजूद नहीं है। फिर अच्छे बच्चे रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन देते हैं। तो दिस विल प्रोवाइड ऑक्सीजन। अब मेरी बात तो जो सुनना यहाँ समझने के लिए, मैंने NO2 लिखे हैं और से सुनना, NO 2 मोल लिखे हैं, ये आपस में मिलके N2O बना देंगे, NO2 लिखे हैं, 2 मोल लिखे हैं, तो NO और N मिलके N2O और यहाँ से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरों के पास चली जाएगी। अब देखो 2NO है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर NO लिखते हो तो यहाँ से N2O बच जाएगा, ये N2O मैंने लिखा है, ये ऑक्सीजन इनके पास आएगा, H2O और ऑक्सीजन मिलके पानी बना देंगे, पानी बन गया है। बाकी पीछे क्या बच गया? सल्फर। तो इसका मतलब है NO ऑक्सीडाइज H2S2 सल्फर, ये एमसीक्यू ध्यान में रखना, NO ऑक्सीडाइज H2S2 सल्फर, NO ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरस एसिड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, ये अपना ऑक्सीजन, यानी बार बार कह रहा हूँ NO है, यहाँ से क्या है ये N2O बन गया, यहाँ से ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन ये इसके पास गया, क्या बना दिया? H2SO4। तो इट ऑक्सीडाइज H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। ये बहुत, ये इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगली बात है
विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले बजाते खुद क्या था, वो बजाते खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अब ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, मीन अब ये ऑक्सीजन गेन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। सुनो, नाइट्रिक एसिड के कितने मोल मैंने लिखे हुए हैं, 2 मोल। इसको दोबारा मैं ओपन करके लिखता हूँ, ये HONO2 नाइट्रिक एसिड, HONO2 क्लियर। ये नाइट्रिक एसिड का 2 मोल मैंने लिखे, गौर से सुनना। ये हमारे पास NO2 अलग हो गया, कितने मोल, 2 मोल, मैंने 2 मोल यहाँ से लिखे, क्लियर। फिर एक और से सुनना, यहाँ से HOH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। बाकी क्या बच गया, O इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे NO मिलकर क्या बना देगा, NO2। ये वाला NO2 और इधर से 2 NO2, टोटल 3 NO2 आपके सामने आ गए। तो इस वक्त ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये वाला ऑक्सीजन जो बच्चा खड़ा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे गया और प्यारे बच्चे वाटर बना और NO2 बन गया, वाटर और NO2 बन गया। इसी तरह एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हेन दे रिएक्ट विद NO, बजाते खुद ये क्या बना देंगे, KHSO4 MnSO4, अपना ऑक्सीजन इसको देंगे तो ये नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाएगा वाटर। तो एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज